तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल सीको फिजिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बेटे। जैसे बेटा आप जानते हैं बेटा, हमने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। इसकी वीडियो आपको पढ़ेंगे और लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। वहाँ से जाकर आप पूरा सिलेबस जो केमिस्ट्री का है 10th क्लास की साइंस का वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। आज चलेगा बायोलॉजी का बेटा जो है वो लेक्चर नंबर 2 होगा। बायोलॉजी का जैव क्रम पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का पहली लेक्चर को हमने डाउनलोड कर रखा है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना बेटा। आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 2 में पहले चैप्टर का क्या नाम है, जैव प्रक्रम, इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें इस वाले लेक्चर में हम डिस्कशन क्या क्या करने वाले हैं, तो पढ़ेंगे पोषण क्या होता है, फिर पोषण के कौन कौन से पोषण हैं उनके बारे में बेसिक सी डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। एकदम बढ़िया से आप फोकस रखेंगे इस वीडियो पे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और नोट साथ ही साथ अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अच्छे से रिवीजन आप कर सके। वीडियो अगर आपने कॉपी पे अच्छे से लिखा है, पहली बात आपको कॉपी पे बहुत अच्छे से लिखना है, अच्छे से डेकोरेट करके थोड़ा सा, जिससे कि जब आप रिवीजन करें तो आपका मन लगे रिवीजन करने में, ठीक है। लिखते क्यों है, तो लिखने का रीजन ये है कि अभी हमने पढ़ा तो हमें याद हो जाएगा, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद हमें भूलने की संभावना होती है, तो हम उसको फिर से याद कर सके, इसलिए हमें लिखना जरूरी होता है। उसका रिवीजन करेंगे और बेटा एक साल में कम से कम आप 8 से 10 बार यदि रिवीजन करते हैं तो वो टॉपिक परमानेंट आपके हमेशा के लिए याद हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप एकदम बेस्ट लिख के आएंगे, ये हमारा भरोसा आपसे है, ठीक है। तो आप रिवीजन अच्छा से करेंगे। चलते हैं बेटा, मूव करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पोषण क्या होता है ना, पोषण पे डिस्कशन कर लेते हैं। पोषण क्या होता है, तो बोलेंगे जीवों द्वारा, क्या बोलेंगे, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को, ठीक है। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में तो लिखेंगे। अब पोषण क्या, पोषक तत्व क्या क्या है, तो बेटा बोलेंगे खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, साथ ही साथ, ठीक है। ये क्या है, हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं। अब क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है, ये भोजन से हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए, शरीर में किसी कार्यों को करने के लिए या जैविक क्रियाओं को करने के लिए एक ऊर्जा प्रदान कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी के बाद हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बॉडी के अंदर और क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन कर रहेंगे, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, जीवों द्वारा भोजन, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है बेटे, पोषण कहलाती की क्रिया पोषण कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, पोषण कहलाती है वो क्रिया। हम आगे बात, ठीक है। तो पोषक तत्व और कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं, तो लिखेंगे मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, और क्या है बेटा मुख्य पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण तथा जल, ठीक है। मुख्य पोषक तत्व है हमारे, जल ये जो है वो मुख्य पोषक तत्व है।
ठीक है। अब इनका कार्य क्या, तो ये हमारे शरीर को किसी भी जैविक कार्य करने के लिए एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये क्या करता है, शरीर में जैविक कार्य के लिए, शरीर में जैविक जैविक कार्यों को करने के लिए, जैविक कार्यों को करने के लिए, जैविक कार्यों को करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान ऊर्जा प्रदान करते ठीक है। जैविक कार्यों को करने के लिए क्या करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ठीक, आगे बात करते हैं बेटा। अब बेटा हम सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व है। अब इनके बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, लाडलू बात समझ में आ रही है आपको मेरी बेटा? यदि आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे हाँ सर, आपकी बात मुझे अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो बेटे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करता हूँ। तो ये क्या करता है शरीर के अंदर, तो आप बोलेंगे इस शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब कार्बोहाइड्रेट की थोड़ा सा मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहाँ से हमें, ठीक है, कहाँ से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। तो मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बेटा सबसे पहले चावल, रोटी, आलू, गन्ना, चुकंदर, यहाँ से इन सारे पोषक तत्वों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जितने भी ये पदार्थ अभी बताया मैंने, ये सभी हमें क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो उनसे वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो वो हम अपने जैविक कार्यों में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यह शरीर को, यह क्या करता, शरीर को ऊर्जा, ये शरीर को क्या करता, ऊर्जा प्रदान करता है। यह किस किस से मिला है, तो बोलेंगे यह है हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो बोलेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर ये बना हुआ होता है। ठीक है, अब बेटे हम इसके कार्य के थोड़ा से बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसके कार्य क्या हैं, तो सबसे पहले कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके क्या कार्य है इसके, तो लिखेंगे सबसे पहले बेटा यहाँ पे पहला कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य ये ऊर्जा प्रदान करता है। ये शरीर को क्या करता है बेटा, बताओ। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। सेकंड क्या कार्य है बेटा इसका शरीर में, सेकंड कार्य है ये कोशिका कला तथा संयोजी ऊतकों के निर्माण में सहायता करता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कोशिका कला, ठीक है, कोशिका कला तथा संयोजी ऊतकों के निर्माण, संयोजी ऊतकों के निर्माण, कोशिका कला तथा संयोजी ऊतकों के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आप क्या करेंगे, ये मंड के रूप में वो कहाँ संचित होता है, मंड के रूप में पौधों में, तो ग्लाइकोजन के रूप में जीवों में ईंधन ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लिखेंगे
ये मंड के रूप में पौधों तथा ग्लाइकोजन के रूप में के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में ये मंड के रूप में पौधों में तथा ग्लाइकोजन के रूप में जीवों में ईंधन स्रोत के रूप में ईंधन स्रोत के रूप में संचित हो जाता है संचित हो जाता है संचित हो जाता। ठीक है, तो ये कार्य है कार्बोहाइड्रेट के। सही है, जल्दी से नोट कर ले बेटा अपनी कॉपी पे आप लोग, फिर आगे से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आ रही है बात सुन में बेटा आपको? अब पढ़ेंगे बेटा, आगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन किया, अब करेंगे वसा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा मिक्स ही है, एकदम सेम होते हैं, इनका निर्माण भी सेम पदार्थों के साथ ही होता है। ठीक है, बेटा कॉपी पे आप साथ साथ लिखते हुए चलेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इस बात का बड़ा ध्यान रखो, आप नोट्स को अच्छे से बनाओ जिससे कि आप जब भी रिवीजन करें तो अच्छे से आप रिवीजन कर सके। वो आज आप जल्दी में अगर लिख लेंगे तो पता नहीं किस तरीके से लिखेंगे, तो उस समय तो आपको ध्यान रहने वाला है, और फिर दोबारा से यदि आप रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आने वाली है। ठीक है, खुद की रेडिंग समझ में नहीं आएगी कुछ समय के बाद यदि आप रिवीजन करते हैं। तो मेरी कोशिश, मेरा कहना यही होगा कि आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं भाषा पे। किस पे आते हैं? भाषा पे। इसे इंग्लिश में फैट बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं फैट, वसा। वसा की मैं बात करूं तो बेटा ये भी क्या है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। लेकिन एक रीजन है यहाँ पे वसा पे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। किसकी अपेक्षा? कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, फिर इसके बाद कार्य पे डिस्कशन कर लेंगे। तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो, गया डेफिनेशन उसी से संबंधित है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हाइड्रेट की अपेक्षा क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कैसी है, कम होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कार्य के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, इसके कार्य क्या होते हैं। बेटा ये एक चीज ध्यान रखो, वसा के कार्य पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है इसके कार्य, एक दो नंबर में पूछ लेता है, बताओ वसा के क्या कार्य है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर। ठीक है, तो आप अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वसा का क्या कार्य। ये ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा शरीर की आकृति को बनाने में सहायता करता है। ये शरीर की आकृति ये शरीर की आकृति बनाता है। ये शरीर की आकृति को क्या करता है बेटे, बनाता है। अगला, शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। ये शरीर के ताप को
क्या करता है बेटा बताओ? नियंत्रित करता। बोलेंगे तो नियंत्रित करता है। ठीक है, वसा जो होता है वो हमारे शरीर के ताप को भी कैसे करता है? एकदम नियंत्रित रखता है। कुछ विटामिन है कि बे विटामिन ए डी ई है, वो क्या होते हैं? वर्षा में घुलनशील होती है। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो विलायक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, विटामिन्स को विटामिन्स के लिए विलायक के रूप में कार्य करते हैं। तो लिखेंगे अगला फोर्थ पॉइंट में बात करूं, विटामिन विटामिन ए डी ई तथा कुछ हार्मोन्स के लिए तथा कुछ हार्मोन्स के लिए हार्मोन्स के लिए कुछ हार्मोन्स है के लिए विलायक का कार्य करता है। विलायक का कार्य करता है। ठीक है, आगे बात समझिए। तो क्वेश्चन बनता है कि बताओ वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बेटा आप बोलेंगे विटामिन ए डी ई। देखिए ए डी जो विटामिन है बेटा ये हमारे वसा में घुलनशील होती है। ठीक है बच्चा, बस में आ गई। अब आते हैं बेटा हम साथ ही साथ पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बेटे आप प्रोटीन प्रोटीन। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, ये बेटा प्रोटीन जो है ना जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन जो है वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण की बात करूँ तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर होता है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि अमीनो अम्ल है ना, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। प्रोटीन जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आप बोलेंगे अमीनो अम्ल है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अमीनो नाइट्रोजन जो मिलकर ही अमीनो अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो अमीनो अम्ल जो है इस अमीनो अम्ल को ही बेटा बोलते हैं प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई। क्वेश्चन पूछा गया है बड़े बड़े एग्जामों में, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी पूछा गया और 10th क्लास में भी पूछा गया कि बताओ प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई जो है वो संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आप बोलेंगे संरचनात्मक इकाई जो है वो अमीनो अम्ल है। तो एक अमीनो अम्ल से, ठीक है, एक अमीनो अम्ल की से कई प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। प्रोटीन का एक अणु जो है वो कई अमीनो अम्ल की संरचनात्मक सहयोग से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो बोलेंगे प्रोटीन जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन कैसा है बेटा? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, O2 N2 से, नाइट्रोजन से मिलकर होता है। से मिलकर होता है। सही है बच्चे, समझ में आ रही है बात को आपको? आगे मैं थोड़ा सा बात बताऊं तो बोलेंगे प्रोटीन्स के एक अणु का निर्माण, प्रोटीन का एक अणु, अगर मैं एक अणु बात करता हूँ प्रोटीन की, एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। कई अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है। कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे यही संरचना अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की
संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसके कार्य। तो बेटा इतनी बात समझ में आई। तो बोलेंगे ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन के एक अणु का अगर मैं निर्माण करता हूँ तो प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बनाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना है आपको, बेसिक है बेटे। अब बेटे आते हैं इसके कार्य पे। तो कार्य बेटे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा इसके। ठीक है, तो हेडिंग डालो बेटे, कार्य इसका, कार्य पढ़ गई हेडिंग कार्य। ठीक, कार्य में सबसे पहला पॉइंट लिख लो बेटा, ये वसा का संश्लेषण करता है, वसा का संश्लेषण करता है, वसा का संश्लेषण, संश्लेषण करता है। ये क्या करता है? वसा का संश्लेषण करता है बेटा। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूं, ये वृद्धिवर्धक, ये वृद्धिवर्धक तथा टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत का कार्य करता है। टूट फूट में क्या करता है? मरम्मत का कार्य करता है। प्रोटीन मरम्मत का कार्य करता है। देखिए, मरम्मत का कार्य करता है ये। अगले में थर्ड पॉइंट की बात करूँ बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? ये वृद्धिवर्धक टूट फूट में मरम्मत का कार्य करता। अब थर्ड पॉइंट समझिए, इसका थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ बेटा, हमारे कुछ प्रोटीन हैं, कुछ प्रोटीन्स क्या होती है? रक्त का थक्का बनाने में काम आती है। ठीक है, जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का जमाने में भी सहायता करती है। तो लिखेंगे ये रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने में। तब कब रीजन है बेटा इसका, जब हम कहीं कट फटे जाते हैं तो ब्लड निकल रहा होता है, तो वहां पे रक्त का जो थक्का जम जाता है उसके लिए ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, सहायता करता है। ठीक है, कौन कौन सी ये प्रोटीन्स? ये बेटा ये प्रोटीन्स है थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फाइब्रिनोजन है, ये दोनों प्रोटीन्स हैं बेटा, ये हमारे रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं प्रोटीन्स। आगे बेटा एंटीबॉडी का भी कार्य करता है ये शरीर में एंटीबॉडी का कार्य करता है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज का कार्य करता है, एंटीबॉडीज का कार्य करता है। ठीक है, कौन? बस सॉरी, प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन जो है हमें बाहर शरीर में जो आते हैं रोग आते हैं, बाहर रोग आते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है बॉडी के लिए। कौन? प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन हो गया। अब लास्ट पॉइंट है हमारा विटामिन। विटामिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। आई होप बात सुन में आ रही होगी बच्चों आपको, है ना? विटामिन, विटामिन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन के बारे में, ये भी जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। उपापचय जो क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर, उन शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। ये शरीर के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये शरीर के लिए क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और इसे वृद्धिवर्धक भी कहते हैं। विटामिन को ही वृद्धिवर्धक बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन की कमी से क्या होता है? हमारे अंदर अपूर्णता रोग आ जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो अपूर्णता रोग हो जाता है। ठीक है, कुछ विटामिन हैं जो जल में रासायनिक, उनके बारे में अभी डिस्कशन कर लेंगे।
ठीक है, बोलेंगे ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये जटिल कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ है, ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए, ये उपापचयी क्रियाओं के लिए, ये शरीर के लिए, ये उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, देखिए या बस अपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें वृद्धिवर्धक भी कहते हैं, इन्हें वृद्धि कारक या वृद्धिवर्धक या वृद्धि कारक सही है, वृद्धि कारक कहते हैं, वृद्धि कारक कहते हैं इन्हें। ठीक है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ठीक है, और क्या है इसके बारे में वृद्धि कारक कहते हैं, इसके साथ और थोड़ा सा मैं बात कर लूँ तो इनकी कमी से अपूर्णता रोग होता है, अपूर्णता रोग हो जाता है, अपूर्णता रोग हो जाता है। ठीक है, तो इतना विटामिन के बारे में ही बोला, हमारे पोषक तत्व जितने थे उनके बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पे कर रखा है ना। तो बस आज के लिए बस इतना रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।